हेलो एवरीवन, वेलकम टू री एकेडमी। सो आज के इस वीडियो सेशन से हम स्टार्ट करने वाले हैं यूपीएससी ईपीएफओ के लिए एमसीक्यू सीरीज़। सो अभी मैं कुछ दिन लगातार लेबर लॉज के ऊपर ही एमसीक्यूज़ लेके आऊँगा। सो लेबर लॉ के ऊपर तो एमसीक्यूज़ यूट्यूब पे भरे पड़े हैं। सो मैं क्यों करवा रहा हूँ ये, और मैं करवा रहा हूँ तो क्या कुछ मैं नया करवा रहा हूँ? तो जी हाँ, मैं बिल्कुल नया करवा रहा हूँ। आप मेरे अदर वीडियोस भी चेक कर सकते हो। मैंने जो भी टॉपिक पढ़ाए हैं, आप अगर दोबारा पढ़ोगे तो आपको एहसास होगा कि इसमें कुछ नया सीखा है आपने। मैं ये वैसे ही नहीं कह रहा कि प्रमोट करने के लिए। आप अगर चेक करो, मेरे परमानेंट सेटलमेंट का वीडियो ही देख लो, रेत वाले सेटलमेंट का वीडियो देख लो, आपको एहसास होगा कि आपने ऐसे इस तरीके से पहले नहीं पढ़ा था। सो इस वीडियो में भी मैं कुछ ऐसे ही क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ। ये क्वेश्चन मेरे नहीं है असल में। अगर आप यूट्यूब पे सर्च करो या कहीं भी सर्च करो तो आपको ईपीएफओ एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर 2017 का पेपर डिस्कशन मिल जाएगा, उसके क्वेश्चन मिल जाएंगे। लेकिन शायद उन्हें पता नहीं है या वो रिसर्च नहीं करना चाहते कुछ लोग। यूपीएससी ने 2018 में भी एग्ज़ाम लिया था लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर के लिए, बस पर वो 33 पोस्ट के लिए ही लिया था। और उसका पेपर का जो सिलेबस था वो इस अभी जो ईपीएफओ का होने वाला है उसके सिलेबस से काफ़ी ज़्यादा अलग था। लेबर लॉ का वेटेज में काफ़ी ज़्यादा था, तो एग्ज़ाम सेम है, सिलेबस अलग था। इस वजह से शायद अदर टीचर्स ने इस पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर पेपर पे ध्यान नहीं दिया। तो मैं इस पेपर से आपको इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा, ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जिनसे आप आने वाले ईपीएफओ एग्ज़ाम में एक डीप अंडरस्टैंडिंग, एक डीप नॉलेज आइडिया ले सकते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है आपके अपकमिंग एग्ज़ाम में लेबर लॉ से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आज का हमारा पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन काफ़ी मिक्स थे। जनरली अगर देखा जाए तो 80% ईजी क्वेश्चन ही थे लेबर लॉ से भी। तो डिस्कस करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कह रहा है, एज पर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 एन इंटरिम और फाइनल डिटर्मिनेशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट और एनी अदर क्वेश्चन रिलेटिंग देयर टू बाय एन लेबर कोर्ट, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल और नेशनल ट्रिब्यूनल and includes an arbitration awards made under section 10A can be treated as। असल में पढ़ने में काफ़ी बड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन अगर आपने इस लेबर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट सिर्फ देखा भी हो, अच्छे से चाहे ना पढ़ा हो, सिर्फ देखा भी हो, तो आपको ये समझ आ जाएगा कि ये पूरा का पूरा क्या है, एक डेफिनेशन है किसका, अवार्ड का। एक कंप्लीट डेफिनेशन ही है अवार्ड का। आपको कुछ कीवर्ड्स पकड़ने होते हैं। ये डेफिनेशन में आप कीवर्ड मान सकते हो इंटरिम और फाइनल डिटर्मिनेशन, और अंडर सेक्शन 10A, अवार्ड्स अंडर सेक्शन 10A। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, समझना है। ये क्वेश्चन काफ़ी इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट्स टू कलेक्टिव बार्गेनिंग बिटवीन एम्प्लॉयर एंड वर्कर इन इंडिया इज़। कह रहा है जो कलेक्टिव बार्गेनिंग होता है इंडस्ट्रीज़ में एम्प्लॉयर और वर्कमैन का, वो इंडिया में किस तरीके का है? क्या एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है? क्या एक वॉलंटरी अंडर लेबर लॉ है? क्या ये ऑब्लिगेटरी अंडर लेबर लॉ है, या एक फंडामेंटल राइट है? तो अगर आप ईपीएफओ की तैयारी कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि ये फंडामेंटल राइट नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी नहीं है। तो क्या ये वॉलंटरी है या ऑब्लिगेटरी है? तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में साफ साफ ये काफ़ी ऊपर की बात है। अगर आपने डीप में नहीं भी पढ़ा हो तब भी ये काफ़ी इजी क्वेश्चंस हुए, और आप आसानी से इसका आंसर कर सकते हो कि जो कलेक्टिव बार्गेनिंग होती है वो वॉलंटरी होती है अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इजी था। थर्ड क्वेश्चन, वॉलंटरी आर्बिट्रेशन इज अ स्टैट्यूटरी रिकॉग्नाइज्ड मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट अंडर। तो वही पिछला क्वेश्चन, उसी को अलग तरीके से पूछा गया है कि जो वॉलंटरी आर्बिट्रेशन होता है वो इनमें से किस एक्ट के अंडर होता है? तो इसका सिंपल आंसर है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। ये आर्बिट्रेशन का कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि आर्बिट्रेशन जो होता है, कॉन्सलेशन जो होता है, वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंडर होता है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर इजीली कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रेट ऑफ कंपनसेशन
इन केस ऑफ ले ऑफ अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट ऑफ 1947। कह रहा है इन 1947 के हिसाब से इनमें से कौन सा कंपनसेशन रेट है। तो इसका आंसर है, पहले आप ट्राई करो, इसका आंसर है 15% ऑफ बेसिक वेज एंड डियरनेस अलाउंसेस। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, मैं इसे टफ क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं कहूँगा, क्योंकि ये काफ़ी ऊपर ऊपर से पूछा हुआ है उन्होंने क्वेश्चन है। डायरेक्ट क्वेश्चन अगर आपने याद पढ़ा है 2 बार तो आपको याद हो जाएगा। इसमें याद रखने वाली बात यह है कि ये कंपनसेशन सिर्फ उन्हीं एम्प्लॉयज़ को मिलता है जिन्होंने 1 साल की कंटिन्यूस सर्विस की हो इंडस्ट्री में और उनका नाम इंडस्ट्री के मास्टर रोल में भी अवेलेबल हो, तो उन्हीं लोगों को 15% ऑफ बेसिक वेज मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 टेम्पररी क्लोजिंग डाउन, ध्यान से देना यहाँ पे, टेम्पररी क्लोजिंग डाउन एंड परमानेंट क्लोजिंग डाउन ऑफ अ प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट वे रिस्पेक्टिवली रेफर टू एज। करेक्ट, टेम्पररी क्लोजिंग डाउन को और परमानेंट क्लोजिंग डाउन को इनसे क्या कहते हैं। ये भी बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन हुआ। इसका सिंपल आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी या ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। लॉकआउट जो होता है वो टेम्पररी होता है, ये दोनों ही एम्प्लॉयर के द्वारा किए जाते हैं। एम्प्लॉयर लॉकआउट और क्लोजर दोनों करता है। अगर वो टेम्पररी क्लोज कर रहा है अपनी फैक्ट्री को तो उसे लॉकआउट कहते हैं, अगर वो परमानेंट क्लोज कर रहा है अपनी इंडस्ट्री को तो उसे क्लोजर कहते हैं। सिंपल क्वेश्चन था ये। 6th क्वेश्चन है, टू विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एस्टेब्लिशमेंट द प्रोविजंस ऑफ ले ऑफ अंडर चैप्टर 5B ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 आर नॉट एप्लीकेबल। आर नॉट एप्लीकेबल, इसको आप रट लो, लिख लो, क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है इस एग्ज़ाम में दोबारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, होटल। तो होटल जो है वो एप्लीकेबल नहीं है अंडर चैप्टर 5B ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। As per the Industrial Dispute Act 1947, an employer cannot change the condition of service specified in 4th schedule of the Act without giving notice and within। कह रहा है एम्प्लॉयर जो है वो सर्विस ऑफ कंडीशन चेंज नहीं कर सकता है जो सर्विस 4th शेड्यूल में अवेलेबल है। ऐसा करने के लिए उसे कितने दिन पहले नोटिस देना होगा वर्कर्स को। क्या वो ए है 15 डेज, 21 डेज, 30 डेज और 60 डेज। इसका सही आंसर है 21 डे ऑफ सच नोटिस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी रेज्ड एज एन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बाय अ ट्रेड यूनियन ऑफ वर्कर्स। कह रहा है इनमें से कौन सा वो मुद्दा है जिसे रेज्ड नहीं उठाया नहीं जा सकता इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंदर। तो क्या स्टॉपेज ऑफ एनुअल इंक्रीमेंट, अगर सैलरी की इंक्रीमेंट को इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट से नहीं उठा सकते हैं तो गलत है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में ये एक डिस्प्यूट है, अगर वर्कर की सैलरी नहीं बढ़ रही है तो ये एक डिस्प्यूट माना जाता है। डिनाइल ऑफ प्रमोशन, प्रमोशन नहीं मिल रहा है तो ये भी एक डिस्प्यूट है। डिस्चार्ज ऑफ प्रोविशनर, अगर प्रोविशनर जो न्यू एम्प्लॉय होते हैं जो अंडर ट्रेनिंग होते हैं उनको निकाल दिया जाए तो ये भी एक डिस्प्यूट है। रिकॉग्निशन ऑफ ट्रेड यूनियन, क्या ये इसका आंसर होगा? बिल्कुल यही इसका आंसर है, क्योंकि रिकॉग्नाइजेशन ऑफ ट्रेड यूनियन डिस्प्यूट ट्रेड यूनियन एक्ट के तहत है। ट्रेड यूनियन एक्ट के अंदर हम इस चीज़ को रेज कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंदर ये रेज नहीं होगा, ये डिस्प्यूट नहीं माना जाएगा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंदर। क्वेश्चन नंबर 9, कीपिंग इन व्यू द स्कीम एंड ऑब्जेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कह रहा है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट की जो स्कीम है और जो ऑब्जेक्टिव है उसको ध्यान में रखते हुए बताओ कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है याद रखना है, नहीं बताना है, नॉट। ऑप्शन ए, the act puts restriction on the right to close an industry covered by chapter 5B of the act।
क्या ये गलत है? क्या ये सही नहीं है? तो ये सही है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में अगर कोई इंडस्ट्री क्लोज़ की जा रही है तो उसको क्लोज़ करने पे रिस्ट्रिक्शन लगाती है ये एक्ट। आप ऐसे ही क्लोज़ नहीं कर सकते हो, आपको एक नोटिस देना पड़ता है, वर्कर को कंपनसेशन देना पड़ेगा। तो ये स्टेटमेंट कम्प्लीटली सही है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है, अंडर द एक्ट अ डिस्प्यूट रिलेटिंग टू डिसमिसल ऑफ वर्कमैन कैन नॉट बी ट्रीटेड एज एन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट विदाउट द सपोर्ट ऑफ अ ट्रेड यूनियन ऑफ अ वर्कर। आपको यहाँ पे कीवर्ड पकड़ने हैं, कैन नॉट। कह रहा है कि अगर किसी पर्सन को, किसी एक वर्कमैन को निकाल दिया जाए, ठीक है, तो उसका जो निकालने का जो मुद्दा है, क्या वो डिस्प्यूट नहीं होगा जब तक कि ट्रेड यूनियन उसको सपोर्ट नहीं करती। तो क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है। यही आंसर है आपके स्टेटमेंट क्वेश्चन का, कि चाहे सपोर्ट करती है नहीं करती है, चाहे एक ही वर्कर की क्यों ना बात हो, लेकिन ये डिस्प्यूट माना जाता है। तो अगर बाकी के दोनों ऑप्शन क्या हो गए, ऑटोमेटिकली करेक्ट हो गए। पढ़ लेते हैं एक बार। द मेन एम ऑफ द एक्ट इज टू प्रोवाइड द इन्वेस्टिगेशन ऑफ सेटलमेंट ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। तो बिल्कुल सही है, यही तो काम है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का, इन्वेस्टिगेशन करना, डिस्प्यूट को सुलझाना। फोर्थ है, द एक्ट मेक्स प्रोविजन ऑफ प्रोविजंस टू स्ट्राइक एंड लॉकआउट। बिल्कुल सही, इलीगल स्ट्राइक, इलीगल लॉकआउट्स को रोकना, यही तो काम है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। Which one of the following actions does not qualify as strike within the meaning of section 2Q of Industrial Dispute Act 1947? ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है। अगर आपने सेक्शन 2 देखा होगा तो इसका आंसर आप डायरेक्ट देख के बता सकते हो कि गो स्लो है। गो स्लो इंडिया में स्ट्राइक नहीं है। गो स्लो का मतलब क्या हुआ कि जो पर्सन, अगर मान लो एक दिन में अगर वो 100 आइटम्स तैयार करता था, अब उसने काम को क्या कर दिया, अब वो 50 या 60 ही कर रहा है, तो इंडिया के केस में इसे स्ट्राइक नहीं माना जाता है, क्योंकि वहाँ इंडिया के लिए तो ये हो रहा है कि वो काम तो कर रहा है, इसलिए वो स्ट्राइक नहीं है। पेन डाउन का अगर पेन डाउन के बारे में समझना है तो आप गब्बर मूवी देख सकते हैं, उसमें एक पेन डाउन का सीन भी है कि पेन डाउन का मतलब होता है आप ऑफिस तो आ रहे हैं लेकिन आप काम नहीं कर रहे हैं, आप पेन उठाया नहीं आपने, आप प्रेशर डाल रहे हो अपने एम्प्लॉयर के ऊपर। स्टेन का मतलब ये होता है कि स्लो डाउन, काम को रोक देना, काम को कम्प्लीटली रोक देना। और पेन डाउन और टूल डाउन का दोनों का मतलब सेम है, तो डायरेक्टली इसका आंसर बन जाता है गो स्लो। अगला क्वेश्चन, टू विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट चैप्टर 5B ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 अप्लाइज। कहता है ये जो इंडस्ट्रियल चैप्टर 5B है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का, वो इनमें से कौन से इस्टेब्लिशमेंट पे अप्लाई होगा। तो आप इस पॉइंट को रट जाओ, याद कर जाओ, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन अगर डायरेक्ट ना भी आए तो किसी न किसी फॉर्म में आपके ऑप्शंस में तो आ ही सकते हैं। इसका डायरेक्ट आंसर मैं बता रहा हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉइंग नॉट लेस देन 100 वर्कर, मतलब 100 वर्कर से ऊपर ही होने चाहिए। अगर 100 वर्कर से कम है तो ये चैप्टर 5B डिस्प्यूट एक्ट ये अप्लाई नहीं होगा उस पर। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू स्ट्राइक एंड लॉकआउट इन अ पब्लिक यूटिलिटी सर्विस। ये याद रखना है आपको, क्योंकि दोनों ही जर्नल सर्विस के लिए स्ट्राइक और लॉकआउट के कंडीशन और पब्लिक यूटिलिटी सर्विस के लिए अलग अलग है। पब्लिक यूटिलिटी सर्विस मतलब ऐसी सर्विस जो इसेंशियल सर्विस है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो कोरोना में काफ़ी ज़्यादा फैक्ट्रीज बंद हो गई, लेकिन गवर्नमेंट ने भी इसेंशियल सर्विस जैसे कि दूध का प्रोडक्ट हो गया, राशन, ऑयल, ये सब की सर्विस बंद नहीं की, और इस सब की सर्विस एम्प्लॉयर छोड़ के जा भी नहीं सकते थे अचानक, क्योंकि इसेंशियल सर्विस है, पब्लिक यूटिलिटी सर्विस है। तो कौन सा इसमें से जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है। तो पहला है, स्ट्राइक एंड लॉकआउट आर नॉट परमिशिबल ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ एनी कंसिलेशन प्रोसीडिंग। कह रहा है जब भी कोई सुनवाई हो रही हो, कभी कोई फैसला चल रहा हो, तो उस टाइम में स्ट्राइक और लॉकआउट नहीं कर सकते। बिल्कुल सही है। इवन उसके 7 दिन बाद भी नहीं कर सकते। तो ये स्टेटमेंट कम्प्लीटली सही है।
सेकंड पॉइंट है नोट रिगार्डिंग स्ट्राइक एंड लॉकआउट नीड्स टू बी गिवन विद इन 8 वीक्स बिफोर द स्ट्राइकिंग एंड लॉकआउट। कहता है नोटिस रिगार्डिंग स्ट्राइक करने वाले हैं, लॉकआउट करने वाले हैं, इसके लिए कितने दिन पहले की नोटिस दी जाती है? क्या वो 8 वीक है? यही हमारा गलत आंसर हो गया। ये 8 वीक नहीं है, ये 6 वीक है। तो यहीं से हमारा आंसर हमें मिल गया। तो आंसर क्या है? आंसर बी हो गया। और इसमें ये भी है कि अगर आपने 6 वीक पहले अगर आप नोटिस दे दी है, नोटिस देने के 14 डेज़ के अंदर आपको स्ट्राइक या लॉकआउट करना ही पड़ेगा। अगर 14 डे के अंदर आपने स्ट्राइक और लॉकआउट नहीं किया तो अगेन आपको फिर 6 वीक पहले ही नोटिस देना पड़ेगा। तो बाकी के पॉइंट भी देख लेते हैं। एम्प्लॉयर शेल सेंड इंटीमेशन ऑफ लॉकआउट ऑन द डे ऑन विच इट डिक्लेयर्स टू द अथॉरिटी स्पेसिफाइड बाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। ये भी सही है, एम्प्लॉयर को इंटीमेशन सेंड करना पड़ता है। डी है नो एम्प्लॉयर शेल लॉकआउट एनी ऑफ हिज वर्कमैन बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द डेट ऑफ लॉकआउट स्पेसिफाइड इन द नोटिस ऑफ लॉकआउट। तो ये भी बिल्कुल सही है कि इसके बाद आप लॉकआउट नहीं कर, जितना नोटिस में है उतना ही आप बंद करके रख सकते हो, उसके बाद नहीं। 13 क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द ग्रेवियांस रिड्रेसल कमेटी कंस्टिट्यूटेड अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। तो इसका आंसर है 6, 8, 10, 11, 12। अटेम्प्ट कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है 6 कि टोटल 6 मेंबर होने ही चाहिए। और अगर 6 मेंबर है तो उसके हाफ क्या होने चाहिए? वुमेन मेंबर होने चाहिए। 14 क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एजुकेटरी बॉडी अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। कि इनमें से कौन सा एडजुडिकेटरी मैकेनिज्म या बॉडी नहीं है? क्या वो लेबर कोर्ट है, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी है, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल है, नेशनल ट्रिब्यूनल है? तो इसका आंसर हो जाता है कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। क्योंकि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी एडजुकेटरी मैकेनिज्म नहीं है, वो कॉन्सिलेशन मैकेनिज्म है। एडजुकेटिव मतलब हुआ कि एडजुकेटिव में 3 चीज़ें आती हैं। पहली बात लेबर कोर्ट, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल और नेशनल ट्रिब्यूनल। ये एडजुकेटरी मैकेनिज्म में होता क्या है कि लीगल रेमेडी है। जब कॉन्सुलेशन से नहीं हुआ, जब आर्बिट्रेशन से नहीं हुआ, तब जाके एजुकेशन की बात आती है, लीगल केस की बात आती है और ये लीगल रेमेडी बाइंडिंग होती है। तो आपको ये याद रखना कि 3 चीज़ें होती है। ये बेसिक है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का। ये भी टफ क्वेश्चन नहीं हुआ। तो लास्ट क्वेश्चन है हमारा अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 विद इन विच टाइम पीरियड फ्रॉम द पब्लिकेशन ऑफ एन अवार्ड ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट to which the appropriate government is a party, the appropriate government shall make an order rejecting or modifying the award। कह रहा है कि इनमें से कितने दिन बाद, कितने दिन तक जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो अवार्ड, जो फैसला सुनाती है, उसको वो रिव्यू करके उसको रिजेक्ट कर सकती है या मॉडिफाई कर सकती है। कितने दिन तक के अंदर ये काम हो सकता है? तो ये आपको रट लेना है, याद कर लेना है 90 डेज। ये है इसका करेक्ट आंसर। तो ये थे क्वेश्चन। इतने ही 15 क्वेश्चन लगभग आए थे, लगभग नहीं एग्जैक्ट 15 क्वेश्चन ही आए थे प्रीवियस ईयर के पेपर में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट से। इन सारे क्वेश्चन को देख के आप एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हो कि आने वाले पीएफओ एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। मैं इन क्वेश्चन को ज़्यादा टफ नहीं बोलूँगा क्योंकि ये डायरेक्ट ऊपर के क्वेश्चन थे। बस आपको 2-4 बार अगर आपने पढ़ लिया अच्छे से तो आप सही करके आ सकते हो। तो ये था आज का हमारा डिस्कशन। अगले वीडियो में मैं ट्रेड यूनियन एक्ट को डिस्कस करूँगा, उसके प्रीवियस के क्वेश्चन आपके साथ। तब तक के लिए थैंक यू, सेफ रहिए। और आप इस लेक्चर के PDF को टेलीग्राम से डाउनलोड भी कर सकते हैं, री एकेडमी याद रखना है। तब तक के लिए थैंक यू।